स्वागत है। आज के इस दिलचस्प और गहरे विश्लेषण में हम इतिहास के एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी पन्ने को पलटने वाले हैं। एक ऐसी नगरी जिसे सोने की नगरी या भगवान कृष्ण की राजधानी कहा जाता है। यह भारत की सबसे रहस्यमयी खोई हुई सभ्यताओं में से एक है। ठोस पुरातात्विक सबूतों और वैज्ञानिक थियरीज के जरिए हम इस डूबे हुए साम्राज्य के रहस्यों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या सच में एक पूरी की पूरी नगरी समुद्र के नीचे दबी हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हर इतिहासकार और वैज्ञानिक के दिमाग में घूम रहा है। क्या भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी द्वारका सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी, या फिर ये एक ऐसा अद्भुत ऐतिहासिक सच है जिसे समंदर के खारे पानी ने दुनिया से छुपाकर रखा? इसका जवाब खोजने के लिए पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक समुद्री विज्ञान तक का एक बेहद रोमांचक सफर तय करना होगा। भाग 1, द्वारका की कथा। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से इस नगरी का जन्म हुआ था, हमारी पौराणिक कथाओं से। महाभारत और भागवत पुराण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में साफ तौर पर बताया गया है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी का निर्माण करवाया था, और ये कोई साधारण शहर नहीं था। ग्रंथों में एक अकल्पनीय और बेहतरीन तरीके से बसाए गए शहर का जिक्र है, जहां सोने और चांदी से सजी सड़कें थीं, विशाल और शानदार महल थे, हमेशा भीड़भाड़ वाले बाजार थे, और दूर दूर से व्यापार के लिए आने वाले जहाज़ों के लिए बड़े बड़े बंदरगाह बने हुए थे। हजारों इमारतों वाला ये शहर उस समय के सबसे विकसित और शानदार शहरीकरण का एक जीता जागता उदाहरण था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। इतनी महान और चमकती हुई नगरी अचानक गायब कैसे हो गई? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से विदा लेने के तुरंत बाद ही एक भयानक घटना घटी, और ये पूरी की पूरी भव्य नगरी समुद्र में समा गई। एक ही झटके में सब कुछ खारे पानी के नीचे चला गया। इसी रहस्यमयी और अचानक हुए विनाश की वजह से सदियों तक दुनिया इसे सिर्फ एक धार्मिक और पौराणिक कथा ही मानती रही। किसी को यकीन ही नहीं था कि सचमुच महासागर की लहरों के नीचे कोई असली शहर दफन हो सकता है। भाग 2, डॉक्टर राव की समुद्री खुदाई। सदियों तक जो सिर्फ एक मिथक था, 1980 के दशक में वो अचानक विज्ञान की दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। ये ऐतिहासिक बदलाव तब आया जब भारत के जाने माने पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में गुजरात के तट के पास समंदर के भीतर एक अभूतपूर्व खोज अभियान शुरू हुआ। जिन पौराणिक अवशेषों की तलाश की जा रही थी, उनकी उम्र लगभग 3500 साल या उससे भी ज्यादा मानी जा रही थी। ये वो पल था जहां एक प्राचीन मान्यता को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखा जाने वाला था। डॉक्टर राव के काम करने का तरीका बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक था। सबसे पहले मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट यानी समुद्री पुरातत्व इकाई बनाई गई, जो भारत में अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। देश के शीर्ष वैज्ञानिकों को साथ जोड़ा गया ताकि हर एक खोज का बारीकी से विश्लेषण हो सके। और फिर उठाया गया सबसे चुनौतीपूर्ण कदम, गोताखोरों को गुजरात के तट पर गहरे और अशांत समुद्री पानी में उतारना। समंदर की उन गहराइयों में काम करना कोई आसान खेल नहीं था, लेकिन इसी कठोर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वजह से पानी के नीचे छिपे भौतिक सबूतों को दुनिया के सामने लाना मुमकिन हो पाया। भाग 3, गहराई में सुराग। गोताखोरों ने समुद्र के उस अथाह गहराई में जो देखा, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पानी के नीचे लहरों के बीच प्राचीन सभ्यताओं के पक्के और भौतिक सबूत बिखरे पड़े थे। पत्थरों से बनी मजबूत दीवारें, किसी विशाल इमारत के बड़े बड़े खंभे, जहाज़ों को रोकने के काम आने वाले भारी प्राचीन लंगर, बंदरगाहों जैसी जटिल संरचनाएं और हजारों साल पुराने मिट्टी के बर्तन। ये सिर्फ कुछ बिखरे हुए पत्थर नहीं थे, ये सुराग थे एक ऐसी सभ्यता के जो समुद्री जीवन और व्यापार में बहुत आगे थी। इन्हीं सबूतों ने उस प्राचीन मिथक को एक ठोस सच्चाई में बदलना शुरू कर दिया। यहाँ एक नंबर बहुत ही खास हो जाता है, 3500। वैज्ञानिकों के अत्याधुनिक परीक्षणों से पता चला कि समुद्र की तलहटी से निकाले गए बर्तन और इमारतों के हिस्से कम से कम 3500 साल या शायद उससे भी ज्यादा पुराने हैं। मानव इतिहास के नजरिए से यह कोई छोटी बात नहीं है। यह साबित करता है कि यह कोई हाल फिलहाल का निर्माण नहीं है, बल्कि एक बेहद प्राचीन और विकसित बस्ती थी। एक ऐसा सुनियोजित शहर जो उस समय आबाद था जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यताएं बस अपने शुरुआती दौर में ही थीं।
आप जरा इस तुलना पर गौर करें। जब प्राचीन ग्रंथों के वर्णन और आधुनिक विज्ञान के इन साक्ष्यों को एक साथ रखा जाता है तो दोनों में गजब की समानता दिखाई देती है। एक तरफ प्राचीन ग्रंथों में भव्य बाजारों, विशाल बंदरगाहों और महलों का जिक्र है, और दूसरी तरफ समुद्र से मिले आधुनिक भौतिक सबूत हैं, पत्थरों की दीवारें, विशाल खंभे और प्राचीन समुद्री लंगर। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि समंदर के नीचे मिली ये सुनियोजित संरचनाएं महाभारत में बताई गई द्वारका के शहरीकरण से काफी हद तक मेल खाती हैं। ये वो बिंदु है जहां विज्ञान और पौराणिक कथाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। भाग 4, डूबने के सिद्धांत। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना विकसित और विशाल शहर पूरी तरह से पानी के नीचे चला कैसे गया। भूविज्ञानिकों और इतिहासकार इसके पीछे मुख्य रूप से 2 बड़े वैज्ञानिक कारण मानते हैं। पहला सिद्धांत है समुद्र के जलस्तर का बढ़ना, यानी हजारों सालों में हुए भारी पर्यावरणीय बदलावों के कारण समुद्र का पानी धीरे धीरे ऊपर आया और इस पूरे शहर को निगल गया। दूसरा सिद्धांत एक अचानक आई प्राकृतिक आपदा की बात करता है, जैसे कि कोई भयानक सुनामी या कोई बहुत शक्तिशाली भूकंप, जिसने बिना किसी चेतावनी के पूरी की पूरी तटरेखा को एक ही झटके में समंदर के तल में धकेल दिया। दोनों ही सिद्धांत एक बहुत बड़े और विनाशकारी भूवैज्ञानिक बदलाव की गवाही देते हैं। असल में ये प्राचीन खंडहर सिर्फ एक शहर के टूटे हुए अवशेष भर नहीं हैं। ये प्राचीन भारत की बेजोड़ इंजीनियरिंग, बेहतरीन व्यापारिक कौशल और अत्यंत समृद्ध समुद्री संस्कृति के चरम शिखर को दर्शाते हैं। ये इस बात का साफ सबूत है कि हजारों साल पहले भी भारत में एक बेहद विकसित सभ्यता मौजूद थी, जो वास्तुकला, जहाज निर्माण और समुद्री नेविगेशन में पूरी तरह से माहिर थी। ये हमारे प्राचीन समुद्री इतिहास का एक बहुत ही शानदार और जीता जागता सबूत है। भाग 5, वैज्ञानिक बहस और अनसुलझे रहस्य। लेकिन इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी वैज्ञानिक समुदाय आज भी 2 विचारधाराओं में बटा हुआ है। एक तरफ वो मजबूत पौराणिक दावा है जो ये दृढ़ता से मानता है कि ये खंबे और दीवारें सीधे तौर पर भगवान श्री कृष्ण की असली राजधानी द्वारका के ही भौतिक प्रमाण हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक संदेह भी मौजूद है। कई वैज्ञानिक और इतिहासकार इस बात से तो पूरी तरह सहमत हैं कि वहां एक बेहद विकसित प्राचीन सभ्यता थी, लेकिन उनका तर्क है कि अभी तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या शिलालेख नहीं मिला है जो अंतिम रूप से यह साबित कर सके कि यह शहर वास्तव में कृष्ण का ही था। ये एक निष्पक्ष और लगातार जारी बहस है और दोनों ही पक्षों के अपने अपने ठोस तर्क हैं। और सबसे रोमांचक बात तो यह है कि यह खोज अभी खत्म नहीं हुई है। द्वारका से जुड़े ढेरों रहस्य आज भी महासागर की उस अंधेरी गहराई में अनसुलझे पड़े हैं। कई गोताखोरों ने बताया है कि समुद्र के और भीतर कई विशाल हिस्से दबे हुए हैं जो अभी हमारी पहुंच से दूर हैं। उन्होंने ज्यादा गहराई में पत्थरों की बनी लंबी सड़कें और बड़े बड़े ढांचे देखे हैं जिनकी खोज होना अभी बाकी है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में नई तकनीक के साथ जब और गहरे अभियान चलाए जाएंगे तो महासागर के तल से भारत के इतिहास के कई और बड़े रहस्य उजागर हो सकते हैं। तो अंत में ये सवाल उठता है, क्या इस डूबे हुए महानगर की असली पहचान साबित होना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, या फिर प्राचीन भारत के इस विशाल और गहरे समुद्री इतिहास की खोज ही अपने आप में सबसे बड़ी और महान उपलब्धि है? भले ही ये श्री कृष्ण की द्वारका हो या किसी अज्ञात लेकिन बेहद उन्नत प्राचीन सभ्यता का हिस्सा, एक बात तो तय है, भारत का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रहस्यमयी और गौरवशाली भी। समुद्र की ये गहराइयां हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि इतिहास के जाने कितने पन्ने अभी भी पढ़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।